संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1540 समिति इस खतरे को भांपने के लिए विशेष रूप से बनी है। सुरक्षा परिषद ने 2004 में प्रस्ताव संख्या 1540 स्वीकार कर परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। कहा गया था कि अगर किसी रूप में इनका प्रसार होता है तो दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। बड़ी जनहानि की फिराक में है आतंकवाद। सिंगापुर के अखबार के मुताबिक सुरक्षा परिषद की 1540वीं समिति को बीती मार्च में जैविक आतंकवाद के खतरे का आभास हुआ। इसकी ज्यादा जानकारी समिति के प्रमुख जुआन रेमन डी ला फुंटे रेमिरेज ने संयुक्त राष्ट्र के एक आयोजन में दी। उन्होंने कहा कि महामारी ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन इससे आतंकियों को व्यापक नुकसान पहुंचाने वाले हथियारों को पाने की इच्छा कम नहीं हुई। इन हथियारों में घातक बैक्टीरिया या वायरस भी शामिल हो सकते हैं। आतंकी इनके जरिए बड़ी जनहानि की फिराक में है, इसलिए दुनिया आतंकी संगठनों को लेकर सतर्कता बनाए रखे। कुछ देश जैविक हथियार बना रहे हैं या पहले से बना रखे हैं और उनका भंडारण कर रखा है, तो ये ना भूलें कि हथियार आतंकियों के हाथ भी लग सकते हैं। भारत ने रासायनिक हथियार को 75% तक नष्ट किया। जून 1997 में भारत ने रासायनिक हथियारों के अपने स्टॉक यानी सल्फर मस्टर्ड का 1045 टन को घोषित कर दिया। 2006 के अंत तक भारत ने अपने रासायनिक हथियारों की सामग्री भंडार का 75% से अधिक नष्ट किया। अप्रैल 2009 तक शेष स्टॉक को नष्ट करने के लिए विस्तार प्रदान किया गया। उस समय सीमा के भीतर 100% स्टॉक को नष्ट करने की उम्मीद थी। भारत ने मई 2009 में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि इसने अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार कन्वेंशन के अनुपालन में रासायनिक हथियारों के अपने भंडार को नष्ट कर दिया था। भारत दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के बाद ऐसा करने वाला तीसरा ऐसा देश बन गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों द्वारा इस पर क्रॉस जांच भी की गई थी। भारत का एक अत्यंत वाणिज्यिक रासायनिक उद्योग है जो घरेलू खपत के लिए अपने स्वयं के रसायनों को थोक में पैदा करता है। ये भी व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि भारत के पास एक व्यापक असैनिक रसायन और दवा उद्योग हैं और सालाना ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान जैसे देशों के लिए रसायनों का काफी मात्रा में निर्यात करता है। भारत ने किया जैविक हथियार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर। भारत के पास काफी अच्छी तरह से विकसित जैव प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें घातक रोगजनकों के साथ काम करने के लिए कई दवा उत्पादन फैसिलिटी और जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं यानी BSL-3 और BSL-4 सहित भी शामिल हैं। भारत की कुछ सुविधाओं का प्रयोग जैविक हथियारों की रक्षा उद्देश्यों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए किया जा रहा है। भारत ने अपने दायित्वों का पालन करने के लिए जैविक हथियार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। इनकी सीमाओं का पालन करने की शपथ भी ली। भारत जैविक हथियार नहीं बनाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम। हालांकि भारत के पास ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक क्षमता और बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन भारत ने ऐसा करने का निश्चय नहीं किया। भारत के पास एरोसोल्स और कई संभावित वितरण प्रणालियों को बनाने की क्षमता है, जिसमें फसल डस्टर से लेकर परिष्कृत बैलिस्टिक मिसाइलों तक का बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। कोई सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है जो ऐसे या किसी अन्य माध्यम से जैविक एजेंट्स के वितरण में भारत सरकार की रुचि को दर्शाती हो। दूसरे बिंदु को दोहराने के लिए अक्टूबर 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत जैविक हथियार नहीं बनाएगा। आखिर क्या है जैव आतंक? वर्तमान में आतंक के एक नए हथियार के रूप में उच्च तकनीकी आधारित जैव आतंक का प्रयोग किया जाने लगा है। जैव आतंक का प्रयोग न केवल आतंकवादी समूह कर रहे हैं, बल्कि शक्ति संपन्न राष्ट्र भी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग न लेकर परोक्ष रूप से जैव आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। जैव आतंकवाद को ऐसी क्रूर गतिविधि के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषाणुओं, जीवाणुओं और विषैले तत्वों को मानव ने ही प्राकृतिक और परिवर्धित रूप से अपने लक्ष्य को पूरा करने और किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्दोष लोगों, जानवरों और पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई योजनाओं का दुरुपयोग किया। हाल ही में आत्मघाती जैव आतंकवाद की समस्या भी सामने आ रही है, जिसमें आतंकवादी खुद को घातक रोगकारी संक्रमित करने से बाज नहीं आ रहे। परमाणु हथियार, मुस्कुराते बुद्धा परमाणु उपकरण का भारत ने पहली बार किया था परीक्षण। भारत का परमाणु कार्यक्रम मार्च 1944 को शुरू किया गया। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने 3 चरणों के प्रयासों को डॉक्टर होमी भाभा ने स्थापित किया। तभी परमाणु अनुसंधान केंद्र मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। भारत ने अक्टूबर 1962 में एक संक्षिप्त हिमालय सीमा युद्ध में चीन से अपना क्षेत्र खो दिया। चीनी आक्रमण से डरकर परमाणु हथियारों के विकास के लिए नई दिल्ली सरकार ने प्रोत्साहन प्रदान किया। भारत ने पहली बार 1974 में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया, जिसका कोड नाम मुस्कुराते बुद्धा रखा गया, जिसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया, जिसे परीक्षण में इस्तेमाल प्लूटोनियम कनाडा के साइरस रिएक्टर में उत्पादित किया गया था और ये भी NSG की शुरुआत की वजह बना।
भारत में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की घोषणा। भारत ने परमाणु पहले नहीं इस्तेमाल की नीति की घोषणा की और इस परमाणु सिद्धांत पर विश्वसनीयता न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया। अगस्त 1999 में भारत सरकार ने एक मसौदा तैयार किया जिसमें दावा किया गया कि भारत के परमाणु हथियार केवल बचाव के लिए हैं, इनका उपयोग केवल प्रतिशोध के लिए किया जाएगा। दस्तावेजों में कहा गया कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, पर अगर बचाव असफल हो जाता है तो केवल प्रतिशोध के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा और परमाणु हथियारों के प्रयोग का निर्णय प्रधानमंत्री या उनके नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। NRDC के मुताबिक 2001-2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारत अपनी परमाणु नो फर्स्ट नीति के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।